नमस्कार। आज बात करते हैं ऐसी लड़ाई की, ऐसी जंग की, जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अच्छा, जब भी भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत की बात होती है, तो जाहिर है एक लड़ाई का नाम सबसे पहले जुबान पर आता है ना? पर सवाल यह है कि क्या सच में वही वो निर्णायक मोड़ था, या फिर ब्रिटिश साम्राज्य की असली नींव किसी और ही घटना ने रखी थी? तो जवाब शायद वो नहीं है जो हम सब सोचते आए हैं। कहानी में एक ट्विस्ट है। तो यही है असली शुरुआत। आइए समझते हैं कि प्लासी से ज्यादा बक्सर की लड़ाई इतनी अहम क्यों थी। देखिए, इन दोनों लड़ाइयों में ना जमीन आसमान का फर्क था। प्लासी की लड़ाई वो असल में कोई जंग थी ही नहीं, वो तो एक साजिश थी, धोखे से जीती गई एक बाजी। हाँ, उससे कंपनी को व्यापार में फायदा जरूर हुआ, लेकिन बक्सर वो एक असली मिलिट्री विक्ट्री थी, रणनीति और ताकत के दम पर जीती गई लड़ाई। और इसी जीत ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ कारोबारी नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल कंट्रोल भी दे दिया। तो कह सकते हैं कि प्लासी अगर सिर्फ एक दखलंदाजी थी, तो बक्सर ने साम्राज्य की असली नींव रखी। बक्सर की लड़ाई इतनी बड़ी बात क्यों बनी, ये समझने के लिए ये देखना पड़ेगा कि कंपनी के सामने खड़ा कौन था। कोई एक छोटी मोटी रियासत नहीं, जी नहीं, ये तो एक सम्राट का गठबंधन था। सोचिए, कंपनी के खिलाफ तीन बड़ी बड़ी ताकतें एक साथ आ गईं। एक तरफ मीर कासिम, बंगाल के वो नवाब जिन्हें अंग्रेजों ने गद्दी से हटा दिया था और वो अपनी सत्ता वापस चाहते थे। उनके साथ थे शुजाउद्दौला, अवध के ताकतवर नवाब। और सबसे बड़ी बात, इनके साथ थे खुद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, मतलब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अथॉरिटी ने कंपनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। और इनकी फौज कोई छोटी मोटी टुकड़ी नहीं थी। तीनों की ताकत मिलाकर 40,000 से ज्यादा सिपाही थे। उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी सेना थी। और फिर वो दिन आया, गंगा के किनारे बक्सर के मैदान में हिंदुस्तान के भविष्य का फैसला होने वाला था। अब जरा मैदान की तस्वीर देखिए। एक तरफ मेजर हेक्टर मुनरो और उनकी छोटी सी फौज, मुश्किल से 7,000 सैनिक, जिसमें कुछ अंग्रेज और ज्यादातर हिंदुस्तानी सिपाही थे। और दूसरी तरफ 40,000 से भी ज्यादा सैनिकों की विशाल सेना, मुगल, अवध, बंगाल, सब एक साथ। कागज पर तो यह मुकाबला एक तरफा ही लग रहा था, है ना? लेकिन जंग सिर्फ गिनती से नहीं जीती जाती। कंपनी की सेना भले ही छोटी थी, पर वो कहीं ज्यादा डिसिप्लिन्ड थी। ट्रेनिंग उनकी जबरदस्त थी, और उनका सबसे बड़ा हथियार उनकी तोपें, जो भारतीय सेना के मुकाबले कहीं ज्यादा मॉडर्न और घातक थीं। और नतीजा यकीन करना मुश्किल है, पर सिर्फ 3 घंटे की लड़ाई में कंपनी की इस छोटी सी सेना ने उस विशाल गठबंधन को धूल चटा दी। ये एक डिसाइसिव विक्ट्री थी। लड़ाई तो खत्म हो गई, पर असली खेल तो अब शुरू होना था। अब जंग के मैदान से बाद बातचीत की टेबल पर आ गई थी। हार की कीमत चुकाने का वक्त था, और ये कीमत एक ऐसी संधि के रूप में चुकाई गई जिसने सब कुछ बदल दिया। तो 1764 में जंग जीती गई। अगले ही साल 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह के साथ इलाहाबाद की संधि की, और इसी संधि में बादशाह ने कंपनी को वो चीज दे दी जिसने हिंदुस्तान का भविष्य लिख दिया। वो चीज थी दीवानी। बस यहीं से सारी कहानी बदल जाती है। दीवानी ये एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसी एक शब्द ने व्यापारियों की कंपनी को हिंदुस्तान का शासक बना दिया। तो सवाल उठता है, ये दीवानी थी क्या भला? बहुत सिंपल है। दीवानी का मतलब था टैक्स वसूलने का अधिकार। मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे बड़े और अमीर इलाकों से लगान यानी टैक्स इकट्ठा करने का और दीवानी मामलों में फैसले सुनाने का ऑफिशियल राइट दे दिया था। अब सोचिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सारा पैसा, सारा रेवेन्यू अब कंपनी के हाथ में था। अब वो हिंदुस्तानी पैसे से ही अपनी फौज पाल सकती थी, अपना व्यापार बढ़ा सकती थी। उन्हें अब इंग्लैंड से सोना चांदी मंगवाने की कोई जरूरत नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, अब वो जो कुछ भी कर रहे थे उस पर मुगल बादशाह की लीगल मोहर लग चुकी थी। कहते हैं ना, जिसके हाथ में टैक्स वसूलने की ताकत होती है, असल में हुकूमत उसी की होती है। असली शासक वही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बक्सर की लड़ाई ने एक ट्रेडिंग कंपनी को एक असली सरकार बना दिया। यहीं वो नींव का पत्थर रखा गया जिस पर अगले 200 साल तक ब्रिटिश हुकूमत की इमारत टिकी रही। अगर प्लासी ने सिर्फ दरवाजा खोला था, तो बक्सर ने कंपनी को उस घर का मालिक बना दिया था। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है।
जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक कॉरपोरेशन, एक कंपनी, एक पूरे साम्राज्य पर हावी हो गई। तो सवाल ये है कि क्या एक कॉरपोरेशन एक देश बन सकता है? सोचने वाली बात है।